सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उदय है और आज मैं साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सॉरी, साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसके पहले मैं बता दूँ, मैं ये क्लास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ना है और ये आपके उन सारे सब्जेक्ट्स, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होगी जिसमें साइंस आती है। जनरल साइंस जिस जिस एग्जाम में आती है उसमें हेल्पफुल होगा। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मेरे पास पेन नहीं है, सो मैं माउस से ही कर रहा हूँ। तो व्हाट इज मैटर? एवरीथिंग। मैं हाईलाइटेड पार्ट पढ़ा हूँ जिससे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम स्कूल की पढ़ाई तो कर नहीं रहे। सो everything in this universe is made up of material which scientists have named matter। तो जो भी मटेरियल आप देखते हैं हर जगह, वो क्या होते हैं? वो मैटर होते हैं। जैसे कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो स्टोन्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एंड स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑल्सो, ये सब क्या है? ये सब है मैटर। हाँ, particle of sand and everything is called matter। तो आप बेसिकली मैटर के लिए एक चीज याद रखिएगा, व्हाट इज मैटर? मैटर वो होता है जिसमें क्या होता है? मास होता है। सॉरी, एक्चुअली मैं बता ही दे रहा हूँ, यहाँ लिखा ही है। तो जैसा कि हमने बताया, हर चीज में मैटर होता है। तो मैटर उसे कह सकते हैं जिसमें मास होता है, हाँ, वॉल्यूम होता है, हाँ, और ऑक्युपाइज स्पेस। तो लिखा ही है इसमें, ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो ये कुछ नया नहीं है, हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन में इंडियन फिलोसफर ने भी बोला है कि मैटर को क्लासिफाई किया है, जिसमें है पंचतत्व। पंचतत्व मतलब एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। इसका मैं आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में यार। इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक्स देता हूँ। एस ए एफ वाटर। समझ जाइएगा, मैं पेन लाऊंगा तो और अच्छे से हो जाएगा। सेफ वाटर, सेफ वाटर मतलब एस फॉर स्काई, ए फॉर एयर, एफ फॉर फायर, ई फॉर अर्थ एंड वाटर का वाटर। तो पंचतत्व आपको याद हो गया होगा। और एंशियंट ग्रीक फिलोसफर ने भी आए थे, सिमिलर कंक्लूजन पे आए थे कि मैटर इसी को कहते हैं। आजकल के साइंटिस्ट ने भी क्लासिफाई किया है मैटर को डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में वही पढ़ना है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का? मतलब फिजिकली वो कैसा दिखता है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम टू schools of thought prevailed regarding the nature of matter, or school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand। Let us perform activity। एक्टिविटी हम लोगों को करनी नहीं है, तो ये एक्टिविटी हम छोड़ देते हैं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। 100 ml का बेकर लिए, उसमें बेकर में पानी भरा, हाँ, आधा, और उसमें कुछ सॉल्ट और शुगर डाला ग्लास रॉड के हेल्प से, एंड चेंज देखना है उसमें क्या हुआ है। तो इसमें जैसे पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन टाइम्स, इसमें सॉल्ट ऐड किया, तो क्या निकला? वाटर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन निकला। कुछ खास नहीं है इसमें, है ना?
इसलिए इसको छोड़ देते हैं। दूसरा है जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया 10 ml का, जिसमें 10 ml का सॉल्यूशन लिया, इसमें 90 ml क्लियर वाटर था। 10 ml of solution and put it into another 90 ml, keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? तो इसमें जो 100 ml का था, 100 ml पानी था, उसके 100 ml पानी में पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया इन्होंने, उसका 10 ml लिया, 10 ml इसमें डाला, उसमें फिर मिलाया, फिर इसमें डाला, फिर उसमें मिलाया, मतलब बार बार पानी डालते रहे तो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। एस्टिमेट स्मॉल estimating how small are the particle of matter with with every dilution, though the color become light, color हर dilution पे light हो जा रहा था, है ना। सेम आप डेटॉल के साथ भी कर सकते हो। 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट आपको क्या होता है, जैसे वो चोट वोट लग जाती है ना, तो टिंचर आयोडीन का लगाते हैं, समथिंग लाइक दैट। Characteristic of particle of matter having space between them। तो जैसा कि हमने देखा ऊपर दो एक्टिविटी में कि सुगर, सॉल्ट, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहीं से भी, जैसे आप डेटॉल डालते हो पानी में, उसको घोल देते हो, तो उसकी स्मेल आती है ना डेटॉल की, कहीं से भी कैसे भी। तो वही वही चीज कह रहा है, जैसे आप कॉफी डालते हो दूध में, एकदम काली काली हो जाती है पूरी, कहीं से भी देखो कोई रंग का चेंज नहीं। पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर। तो ये क्यों होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पानी में, पानी तो है लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, जिसमें ये पार्टिकल्स जाके ये डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स जाके ऐड हो जाते हैं, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये मतलब नहीं कि पानी है तो पानी ही है। जैसे कि आप पानी में डेटॉल डालते हो, तो चाहे जितना डेटॉल मतलब डेटॉल डाल दो, पानी का लेवल नहीं बढ़ता। हाँ, पानी जो है डेटॉल के कलर का जरूर हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। तो वही कह रहे थे कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो जब मूव करते रहते हैं, उन्हें किसी एनर्जी से मूव करते होंगे, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती है। इसे हम और आगे कायदे से पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Intermixing of two particles, two different types matter on their own, called diffusion. We also observe that on heating diffusion becomes faster। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल जो है उसे पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में एक फोर्स होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप्स पार्टिकल्स टुगेदर। तो इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मटेरियल टू अनदर। तो जैसे मटेरियल उस हिसाब से उनके अट्रैक्शन की पावर रहती है, फोर्स की। तो प्यार सबका एक जैसा नहीं होता ना, प्यार किसी का बहुत तगड़ा होता है, कोई दिल जला आशिक होता है। हाँ, सबका प्यार एक जैसा नहीं होता। उसी तरह है, तो जैसे जैसे लोग वैसे वैसा प्यार, है ना।
पहली बार जो प्यार होता है उसमें कायदे का, सॉरी हाँ, उसमें बहुत तगड़ा अट्रैक्शन होता है। दूसरी बार, तीसरी बार, इसी तरह, है ना। चलिए आते हैं टॉपिक पे। स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। We can see that matters around us exist in three different states। तो मैटर जो होते हैं वो 3 स्टेट में होते हैं, है ना। आपने पढ़ा ही होगा बचपन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक। तो जो वेरिएशन होता है, जो कैरेक्टर होता है पार्टिकल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मैटर होगा वो किस स्टेट में होगा। हाँ, तो चलिए पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इन सब मैटर्स की, है ना। एक्टिविटी हमें वैसे भी नहीं करनी है, इसे काटता भी नहीं है मुझसे। वी कैन ऑब्जर्व दैट all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes, that is have negligible compressibility। अब कुछ लोग कहेंगे नेग्लिजिबल क्या होता है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, मतलब कंप्रेस नहीं किया जाता। अब कंप्रेस भी क्या होता है, कंप्रेस का मतलब प्रेशराइज करना किसी चीज को। हाँ, जैसे आप ईंट ले लो, ईंट के ऊपर आप कितना भी अपने हाथ से प्रेशर मारोगे तो वो नहीं दबेगा, कंप्रेस नहीं होगा। एंड उसी जगह आप फोम ले लो, फोम फोम गद्दी, उसे आप अपने हाथ से प्रेस करोगे तो प्रेस हो जाएगा। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। हाँ, तो वही मैंने कहा ना कि पत्थर पे अगर प्रेशर भी लगाओगे तब भी वो उसका साइज मेंटेन ही रहेगा, है ना। तो सॉलिड्स हैव टेंडेंसी, सॉलिड वही पत्थर आ गया, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो आप हथौड़ा लेके आओ और पत्थर को मार भी दो तो पत्थर का शेप नहीं, शेप, पत्थर टूट जाएगा, है ना, बट उसका शेप नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगा। तो शेप क्या होता है, रिजिड होता है। तो जो सॉलिड होते हैं उनका शेप रिजिड होता है और वो मेंटेन करते हैं अपने शेप को, कितना भी प्रेशर लगा लो, है ना। लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। और लिक्विड का जो होता है वो कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसे आपका पानी कहीं भी डाल दो, कैसे भी डाल दो, चला जाएगा, बह जाएगा, हो जाएगा। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो जैसे हमने किसी भी बर्तन में रखा तो उसी में, उसी के हिसाब से ढल जाता है ना। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड। वो हार्ड नहीं होते, फ्लूइड, अरे फ्लूइड मतलब वाटर, फ्लूइड, फ्लूइड वाटर, आप समझ ही गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं एक डाल दूंगा वीडियो, और मतलब शॉर्ट्स डाल दूंगा। रेफर टू द एक्टिविटीज 1.4। एक्टिविटीज हमें करनी नहीं है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। तो जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाँ, जो सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए होता है एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। तो हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसमें लिख के आ जाता है विच ऑफ, क्वेश्चन में लिख के आ जाएगा विच ऑफ द गैसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन रहेगा, है ना। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फ्रॉम सर्वाइवल। द aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water। तो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, जैसे आपके घर में अगर शायद एक्वेरियम भी रखा हो तो मछली कैसे ब्रीथ करती है, वो लगाते हैं ना पंप, एयर पंप कहते हैं, ऑक्सीजन पंप। ऑक्सीजन क्या होता है, एयर होता है, डिफ्यूजन के लिए होता है। वो जो बुड़बुड़े उड़ते हैं
अंदर वो क्या होता है, डिफ्यूज हो रहा होता है वाटर में, एयर का डिफ्यूजन हो रहा होता है ना, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा होता है बेसिकली वाटर में, है ना। तो वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, है ना। तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो जैसे हवा थी वो डिफ्यूज हो गई पानी में, है ना। तो rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. This this is due to fact that liquid state particle move freely and have greater space each other as compared to particles in solid space. तो वही बात आ गई ना कि स्पेस रहती है, सॉलिड में क्या है, कम स्पेस रहती है, सॉलिड में स्पेस बहुत ही कम रहती है, लिक्विड में स्पेस कायदे की रहती है ना। तो वही लिखा है इसमें कि पार्टिकल्स मूव फ्रीली, तो पार्टिकल जो हैं एक दूसरे के थोड़ा दूर होके, चिपक के नहीं, दूर होके मूव करते हैं। और क्या हमने बताया था, क्यों मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, इस वजह से मूव करते हैं, है ना। The gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in cylinder. यार एन अकेडमी का मैसेज आ रहा है, प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, मैं सोचा हटा दूं। तो जैसा कि आपने बैलून वाले को देखा है, वो गैस भरता है, कौन सा गैस भरता है, इंक्वायर किया है, इंक्वायर नहीं किया है, वो देखते हैं हम आगे। We can observe that gas are highly compressible as compared to solid liquid. The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supply to the hospital in cylinder is compressed gas. Compressed natural gas is used as a fuel these days in vehicles। हाँ, तो जैसा कि आप मैंने सुना, नहीं पढ़ा, कि गैस क्या होती है, गैस कंप्रेसिबल, जैसे मैंने बोला था, कंप्रेस कर, आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप फ्लूइड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते ज्यादा, मतलब सॉलिड से ज्यादा तो कंप्रेस हो सकता है बट ऐसे कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेशेबल मतलब क्या हुआ, उस पर फोर्स लगाना, है ना। उसे कंप्रेस कैसे हो जाती है गैस, क्योंकि उनके बीच ये डिस्टेंस, जो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम कंप्रेस करते हैं गैस, तो जब डिस्टेंस रहती है तो वो गैस जो है पास आ जाती है, एक पार्टिकल जो है गैस के पास आ जाते हैं, तो वो छोटी सी जगह में भी समा जाती है। तो जैसे एलपीजी है आपका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, तो ये जो होती है कंप्रेस्ड होती है ना। और जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है हॉस्पिटल में, वो भी कंप्रेस्ड होती है वो गैस। कंप्रेस करने से क्या फायदा होगा, आप सोचिए एक बार। चलिए मैं बता देता हूँ। कंप्रेस करने से ये फायदा होगा कि जैसे पानी आप 8 लीटर भर सकते हैं, किसी टैंक में आप 8 लीटर पानी भर सकते हैं। हाँ, तो 8 लीटर भरा, 8 लीटर पूरा आ गया। बट आप इसमें गैस भरेंगे तो गैस इसमें इसकी दुगनी भी आ सकती है, क्योंकि अगर फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स इतने दूर हैं, इतने दूर, तो एयर के मॉलिक्यूल इतने दूर होते हैं, है ना, ऐसे। तो जब हम यहाँ से कंप्रेस करेंगे तो इन दोनों ये जो गैप है, ये गैप फिल हो जाएगा, ये और पास आ जाएंगे। तो ये जितना स्पेस ले रहे थे ये और कम स्पेस लेंगे, और कम स्पेस लेंगे तो और हम इसमें भर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। वेयर एज वाटर में आप कितना ही कंप्रेस करोगे,
और आप अगर एक सॉलिड ले लो तो उसमें तो वैसे भी जगह नहीं है, सब ऐसे ऐसे पास पास चिपके हुए हैं, पास पास, एकदम पास पास। तो इसमें कंप्रेस करने के बाद रिजिड रहता है ना, स्ट्रक्चर रिजिड रहता है। तो आजकल सीएनजी यूज किया जाता है, जैसे सीएनजी व्हीकल्स होती हैं ना, उसमें फ्यूल यूज किया जाता है व्हीकल में। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। जैसा कि मैंने बोला था, कंप्रेस करने की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, कंप्रेस करने की वजह से large volume of gas can be compressed into a smaller cylinder and transported easily. We come to know of what is being cooked in the kitchen. Decimal reaches. तो ये उस चीज की बात है कि जैसे मम्मी खाना बना रही होती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पनीर बन रहा है घर पे, तो आप आगे वाले रूम में बैठे हो तो आपको पता चल जाता है, अरे वाह, कुछ तो मजेदार बन रहा है ना। जैसे मैं तो पनीर बता रहा हूँ, छोले बनते हैं, है ना, इन सब की महक आ जाती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, अरोमा कहते हैं, अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर। तो जो एयर होती है, एयर में जगह ज्यादा होती है, तो जो पार्टिकल होते हैं फूड के, वो हाई काइनेटिक एनर्जी में जाके एयर से मिल जाते हैं, और वो एयर के साथ, हाँ, हम तक पहुंच जाती है, हमारे नाकों तक पहुंच जाती है। The smell of hot cooked food reaches in us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid due to high speed of particles and large space between them. Gases show the property of diffusing very fast into other gases. तो गैस जो है, एक गैस में बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाती है। In gaseous state, the particle move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particle hit each other, and also the wall of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit of the wall of the container. तो जो गैसियस स्टेट में होते हैं, पार्टिकल रैंडमली कहीं भी मूव करते हैं हाई स्पीड पे। तो ये जो रैंडम मूवमेंट होती है, ये कंटेनर को हिट करती है। तो ये जो कंटेनर को हिट करती है, तो ये क्या कहते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ये गैस के प्रेशर की वजह से होता है ना। तो मतलब हिट करने को ही कहते हैं, हिट करने को ही क्या कहते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल हैं पर यूनिट एरिया, पार्टिकल पर यूनिट एरिया पे जो मतलब ये कोलाइड करते हैं, है ना, लड़ते हैं कंटेनर से, उन्हें ही क्या कहते हैं, पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, है ना। एक्टिविटी हमें करनी नहीं है। अब आते हैं क्या, जैसे हमने मैटर के बारे में जान गए, तो अब हम आते हैं, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, क्या ऐसे कर सकते हैं। जैसे सॉलिड आइस हो गया, लिक्विड में वाटर हो गया, तो आपके वाटर के ही तीन स्टेट हो गए ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस में क्या आ गया, वाटर वेपर आ गया, गैस आ गई। लिक्विड में आप पानी जानते ही हो, और सॉलिड में आप आइस जानते हो। What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particle of the matter during the change of the state? क्या होता है उनमें? What does the change of state take place? We need answers to these questions, है ना। एक्टिविटी फिर नहीं करनी हमें। On increasing in temperature of solid, kinetic energy of particle, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कपकपाने लगते हैं, मतलब वाइब्रेट करने लगते हैं, हिलने लगते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम।
the particles leave their fixed position and start moving freely. तो अब ये समझने की बात, जैसे ये दो पार्टिकल, ये पार्टिकल नॉर्मल स्टेज में ऐसे हैं, लेकिन जब हम यहाँ से मैं आँख बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सॉरी यार। जब हम यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे, है ना, तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल वाइब्रेट होने लगेंगे, और ये पार्टिकल जब वाइब्रेट होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हीट है, हीट जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाएगी कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, तो ये अब फ्रीली मूव करेंगे। तो इसी में लिखा है द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द force of attraction between the particles leave their fixed position, अपने fixed position leave कर देंगे और move करने लगेंगे। A stage is reached when solid melts and it converted into liquid। तो जो जैसे बर्फ है, बर्फ में हीट किया, हीट करने के बाद जो लिक्विड था वो जुड़ा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उन दोनों के बीच की स्पेस बढ़ी, स्पेस बढ़ के टूट के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, मॉलिक्यूल्स अलग हुए तो पहले ही बताया है सॉलिड में ज्यादा जगह नहीं होती पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में ज्यादा होती, तो वो अलग हुए, उनका बॉन्ड थोड़ा कमजोर हुआ, तो वो क्या हो गए, पानी पानी हो गए हैं, पानी पानी हो गए। The minimum temperature at which a solid melt to become liquid of at atmospheric pressure is called melting point। तो आपने देखा होगा बर्फ जो है, बर्फ एटमॉस्फेयर में ऐसे भी रख दो बिना हीट प्रोवाइड किए तो वो पिघल जाती है, तो उसका क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट of a solid is an indication of the strength of force of attraction between particles। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या है, इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इस यस क्वेश्चन में, इसे याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो जो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में आ जाए उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे कायदे से, मतलब एक ही पेज आगे, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड से सीधे लिक्विड हो गया, उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो आपने कभी देखा है कि बर्फ मेल्ट भी कर जाती है तो उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है, ये नहीं कि टेम्परेचर चेंज हो गया, पानी तो ठंडा ही रहता है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे लेटेंट हीट कहते हैं, पढ़ते हैं। सो व्हेन अ सॉलिड melts its temperature remains same, so where does the heat energy go। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब सॉलिड मेल्ट हो गया, टेम्परेचर कैसे सेम है, मतलब हमने हीट दिया, वो मेल्ट हुआ, जो एनर्जी गई वो कहाँ गई, हाँ, जो हीट एनर्जी है उसने क्या किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। तो इसमें जैसे बताया है कि जो temperature of the system does not change, जो temperature है वो change नहीं होता till all the ice melts। This happens even though we continue to heat the beaker।
दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, हम हीट सप्लाई करेंगे. दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द अच्छा भाई changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. तो जैसे कि ये आइस है. हम्म इस आइस इस आइस को हमने हीट दिया. हम्म इस आइस को हीट देने पे अब इसका जो हीट है वो हीट एनर्जी पहले लगेगी इसका अट्रैक्शन ब्रेक करने में, है ना. तो अट्रैक्शन ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी, है ना, तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा बट टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, है ना. तो as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature. तो ये जो हीट है ये आइस एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर ब्रेक हो जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा. तो लिखा आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, है ना. It is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. Latent का मतलब ही होता है, ये जो latent है इसका मतलब ही होता है hidden. इसीलिए क्या कहते हैं, hidden heat, double H, है ना. तो hidden heat होता है. The word latent means hidden. जैसे ये लिखा है ना, word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. तो जो हीट एनर्जी लगेगी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में, उसकी स्टेट चेंज करने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना. क्या कहेंगे इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री को आप ये ध्यान रखिएगा, उसको 273 केल्विन बोलते हैं, है ना. हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. अब ये बताइए, ये जो वाटर है इसमें एनर्जी क्यों है, 0 डिग्री वाटर में ज्यादा एनर्जी क्यों है एज कंपेयर टू आइस. मैं बता दे रहा हूँ. आइस आइस में एनर्जी कम इसलिए है और वाटर में एनर्जी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हमने हीट दिया तो यहाँ क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई. काइनेटिक एनर्जी आ गई. तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये हीट इसमें आ गई. तो इसका क्या मतलब हुआ, जो लिक्विड है, लिक्विड में जो है ना, हीट ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है ना. सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही. when we supply heat energy to water, particle starts moving even more faster. जब हम हीट एनर्जी देते हैं वाटर को तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं और ज़्यादा तेज भागने लगते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था. When we supply heat energy to water, the particle starts moving even faster. At at a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to the break free from the forces of attraction of each other. आपने एक चीज देखा होगा, घर में चाय बनती होगी, चाय के पैन में जब चाय बन रही है तो जब हम इसमें डालते हैं चाय पत्ती, तो चाय पत्ती गर्म होती है तो कितनी तेज तेज भागती है ना. कितनी तेज तेज भागती है, वो किस वजह से भाग रही है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है उसमें, है ना. सेम थिंग आप समझिए, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, वो भागते हैं भागते हैं भागते हैं. बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो एक दूसरे से टूट जाते हैं, फिर क्या बन जाते हैं, वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, वो वेपराइज हो जाते हैं, है ना. तो यही लिखा है, break free from process of at this temperature liquid starts changing into gas. क्या हो जाता है, गैस बन जाता है.
The temperature at which liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as boiling point. तो boiling point क्या होता है? Boiling point वो होता है, वो टेम्परेचर होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब कोई लिक्विड गैस बनना स्टार्ट हो जाए. बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना. बॉइलिंग क्या है? बल्क फेनोमेना है. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट. तो बल्क में लिक्विड एनर्जी लेता है और चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज नोन एज 373 केल्विन. अब इसको आप 373 केल्विन बोलिए या 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए, है ना. 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ये लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, देखिए 273 जीरो डिग्री टेम्परेचर को कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को ये यहाँ पे लिखा है ना, प्लस 100 डिग्री. 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है ना. क्या हुआ? 373 केल्विन. समझ गया ना. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू it it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे have more energy than water at the same temperature. तो कुकर में एनर्जी ज़्यादा होती है बजाय कि आप चावल, अगर आप उसमें बना रहे हैं कढ़ाई पे भी चावल बनता है, लेकिन कुकर पे जल्दी बन जाता है. कुकर पे जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि स्टीम रहती है. स्टीम में क्या रहता है? एनर्जी रहता है. एनर्जी क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है. जो हीट एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है, ब्रेक हो जाते हैं फोर्सेस, ये सब आपको पता है. दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी. तो जो स्टीम होता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट. हिडन हिडन क्या? लेटेंट हीट. हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे इसको, है ना. सॉलिड स्टेट को कूल हीट करेंगे क्या होगा? लिक्विड स्टेट बनेगा, ये आपको मालूम है. लिक्विड स्टेट को और हीट करेंगे गैसियस बनेगा. गैसियस को आप कूल करेंगे जिसे आप कंडेंस भी बोलते हैं, तो लिक्विड बनेगा. लिक्विड को और कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा. जैसे रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में हम लिक्विड रखेंगे, उसको कूल किया तो बर्फ बनेगा. सो वी इन्फर दैट, इन्फर का मतलब क्या होता है आप नीचे कमेंट में बताइएगा. We infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. तो state of matter can be changed into another, तो टेम्परेचर जैसे ही चेंज करेंगे जो स्टेट है मैटर का वो भी चेंज हो जाएगा, है ना. we we have learned that substances around us change state from solid to liquid, from liquid to gas on application of heat. यही जो बताया है ऊपर मैंने, यही चीज ये नीचे बता रहा है ना. अब ये भी पढ़ लीजिए जरा. ये पॉइंट जो है ना छोटे छोटे, इससे आते हैं क्वेश्चन. केल्विन इज अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 273.15 केल्विन, ये है ना. For convenience we take 0 डिग्री सेल्सियस as 273 केल्विन. 0.15 छोड़ देते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. After rounding of the decimal to change the temperature on Kelvin scale to Celsius scale, you have to subtract it from 273 from the given temperature, and to convert a temperature on Celsius scale to Kelvin scale you have to add 273 to a given temperature. तो क्या लिखा है? किसी टेम्परेचर को केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 273 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इसको मैं आगे बताता हूँ पहले से. कहाँ थे हम? बट देयर
There are some that change directly into solid state to gaseous state and vice versa without changing. तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं बिना बीच का लिक्विड बने, है ना। वो क्या होते हैं, चलो, उसे सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. तो sublimation क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो गया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो गया तो उसे क्या कहेंगे, sublimation कहेंगे। And the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. तो डिपॉजिट हो रहा है इसलिए deposition कहेंगे, है ना। सॉल गैस जो है सॉलिड में हो रहा है तो उसे डिपॉजिट करेंगे, एक जगह इकट्ठा होने को क्या कहते हैं, डिपॉजिट। तो क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ, सिंपल सी थिंग है। अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? Do you think that increase or decrease of pressure can change the state of matter? चलिए इसको पढ़ते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, जैसे एलपीजी, पहले भी हमने पढ़ा है, एलपीजी, है ना। प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया। जैसे आपको कोविड में याद होगा कि वो उनको ऑक्सीजन को हाई प्रेशर में ठंडा करके रख के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तो हमारे पास टैंकर्स की कमी थी वैसे वाले, है ना। तो जैसा आपने देखा ये गैस है, इनके बीच की दूरी बहुत है, पिस्टन से हमने कंप्रेस किया तो और कम हुई, और प्रेस किया तो और कम हुई, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ा, इससे क्या हुआ, हम यहाँ पे और ज़्यादा गैस भर सकते हैं, है ना। हैव यू लर्न सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज stored under high pressure. Solid carbon dioxide gets you to gets directly to gaseous state, तो जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस डायरेक्टली क्या हो जाती है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid. This is the reason solid carbon dioxide is known as dry ice. इसे ड्राई आइस कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine, प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टेट को डिटरमाइन करता है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सॉलिड को लिक्विड में जाना है तो क्या होगा, फ्यूजन होगा। लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो वो सॉलिडिफिकेशन होगा। गैस से सॉलिड में जाएगा तो डिपोजिशन होगा, जो यहाँ हमने पढ़ा, है ना। सॉलिड से गैस में जाएगा तो सब्लिमेशन होगा। हाँ, सब्लिमेशन और किस किस चीज का होता है, कपूर का होता है ना। गैस से लिक्विड में गया तो क्या होगा, कंडेंस होगा। जैसे एसी, एसी की पाइप देखिए जो आउटलेट वेंट में जाती है, या एसी से जो पानी गिरता है वो कंडेंसेशन की वजह से गिरता है। लिक्विड से गैस में हुआ तो क्या कहेंगे, उसको वेपराइजेशन कहेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसको मैं समझाऊंगा अभी, रुकिए। अब इवेपोरेशन क्या होता है, वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट एट अ given temperature in any gas, liquid or solid. These are the particles with different amounts of kinetic energy. Kinetic energy different. In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomenon of change
of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. evaporation नॉर्मल क्या है, जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो गया एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसके नीचे भी, जैसे आपके यहाँ छत होगी, छत में आप पानी डालो अपने आप वो सूख जाता है, वो बॉयल नहीं हो रहा होता है बट वो सूख जाता है, सूखता नहीं है, वो वेपराइज हो जाता है. तो क्या हुआ, उसे ही कहते हैं इवेपोरेशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये एकदम आसान है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन 4 है बस, और कुछ नहीं है. एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया, मतलब अगर हम यहाँ इतने पे पानी पड़ा है तो टाइम लगेगा, लेकिन वही इतने पे पड़ा है तो क्या होगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा. सरफेस एरिया बढ़ जाता है. इसीलिए हम कपड़े फैला के रखते हैं. कपड़े, कभी कपड़े गीले ऐसे ऐसे मोड़ के रख दो, कभी नहीं सूखेंगे, वो जल्दी तो नहीं सूखेंगे, पता नहीं जब सूखना होगा तब सूखेंगे. एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम प्रेस करते हैं कपड़े, जैसे कभी कभी कपड़े गीले रहते हैं, अर्जेंटली पहन के जाना होता है, तो क्या करते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं, है ना, तो तुरंत काइनेटिक एनर्जी मिलती है उसको और वो वेपर स्टेट में चला जाता है. और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है वो क्या कंटेन की रहती है, वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन की रहती है, जिसे हम उमस कहते हैं. जैसे बारिश हो गई फिर धूप निकली तो इवेपोरेट होता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर रहती है वो कंटेन किया रहता है. ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वही मैं बोल रहा था. द एयर around us cannot hold more than definite amount of water vapor at a given temperature. तो जब अगर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाटर वेपर कंटेन किए रहेगी एयर, तो क्या होगा, वो और इवेपोरेशन पे और नहीं कंटेन कर पाएगी, तो इवेपोरेशन होगा ही नहीं. इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, एयर जब वैसे भी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज है. जैसे कि आपने बारिश में देखा होगा कि कपड़े जल्दी नहीं सूखते, ठंडी में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि एयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं. एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये तो आपको मालूम ही है, ज्यादा पंखा चला के हम कपड़ा सुखाते हैं कभी कभी, है ना, घर में पोछा लगता है तो पंखा चलाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी, है ना, सूख जाए. तो ये 4 चीजें याद रखिएगा. क्या क्या है, सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, है ना. हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग. तो वही बोला ना, लिक्विड इवेपोरेट होता रहता है. द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, लेकिन वो कैसे होता है, सोचिए. जैसे हमने गिलास में पानी रखा, वो कुछ देर में वो कम हो जाएगा, कुछ दिन में होगा, देर में तो नहीं होगा, कुछ दिन में तो वो कम हो जाएगा. क्यों होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी तो गर्मी रहती है, वहां से वो काइनेटिक एनर्जी लेता है और यहाँ से इवेपोरेशन हो जाता है. तो ये लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. तो जब यहाँ से हीट ले लेगा हाँ, ये पानी जब यहाँ से हीट ले लेगा तो यहाँ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो वही कह रहा है, what happens when you pour some acetone nail polish remover. एसीटोन देखा होगा, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, वो जब आप अपने हाथ में लोगे तो क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी,
तो नेल पॉलिश रिमूव करोगे, क्या होता है, हाथ ठंडा हो जाता है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम यू। कैसे ठंडा होता है ये सोचिए। आपके हाथ में भी तो कुछ हीट रहती होगी। जब आपने एसीटोन डाला तो वो क्या किया, आपके हाथों से एनर्जी ले लिया। एनर्जी लेने के बाद वो इवेपोरेट हो गया। आपके हाथों से एनर्जी लिया तो उस जगह ठंडा हो गया। सेम थिंग विद सैनिटाइजर। सैनिटाइजर भी यही करता है, इसीलिए हाथ ठंडा फील होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ or the open ground because large latent heat of vaporization of water has to cool the hot surface। तो छत में हम पानी डालते हैं। छत में पानी डालने से क्या होता है, लेटेंट हीट जो होती है वो यूज करता है पानी और इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ नीचे क्या हो जाता है, जो जमीन होती है, छत जो होती है वो ठंडी हो जाती है ना। Can you cite some examples from daily life where we can feel effect of cooling due to evaporation? जैसे हमने इसका एग्जांपल है, हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं गर्मी में, है ना। क्या करता है वो, इवेपोरेशन जल्दी होता है। वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ये समझे, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर। इससे मुझे एक थॉट आया। हम्म मैं जिम जाता था तो मेरे पास एक था शेकर, उसमें लिखा था पिक्स स्वेट मेन प्रेस्पायर। तो मेन हो तो प्रेस्पायर करोगे, है ना, स्वेटिंग नहीं बोलते। वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, है ना। तो पसीना क्यों आता है बॉडी में, बॉडी में पसीना इसलिए आता है ताकि वो आपके शरीर को ठंडा करे। सेम थिंग है, छत पे पानी इसलिए डालते हैं ताकि वो ठंडा करे। इसी तरह बॉडी खुद ही छिड़काव कर देती है पानी का। तो ऐसे नहीं आता पसीना। वी नो दैट ड्यूरिंग, पसीना आने के बाद आपको ठंडा भी लगता है ना। वी नो दैट ड्यूरिंग evaporation the particles at the surface of liquid gain energy। The surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface or change into vapor। ये तो समझ गया, मैं समझा ही रहा था। The heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed by the body, leaving the body cool। Cotton being a good absorber। Cotton से क्या होता है, एब्जॉर्ब अच्छे से होता है वाटर, है ना। आप लेने और कोई कपड़ा ले लोगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता इतनी जल्दी। जीन्स जैसे आपकी जीन्स बहुत जल्दी भीगती भी नहीं है ना। तो इसीलिए कॉटन यूज करते हैं। एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर। तो स्वेट एब्जॉर्ब करके वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करती है, इसीलिए कॉटन पहना जाता है ना। एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवेपोरेशन, तो इजी एवेपोरेशन के लिए होता है। व्हाई डू वी सी droplets on the outer surface of glass containing ice cold water। तो आपने ध्यान दिया होगा, पानी हम ठंडा ठंडा जब फ्रिज से निकाल के भरते हैं तो मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर पानी आ जाता है। कैसे आता है पानी, पानी ऐसे नहीं आता। जब आपने ठंडा पानी भरा अंदर, हाँ, यहाँ तक आपने ठंडा पानी भर दिया। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, प्लीज जज मत, जज क्या ही करोगे आप, बस मैं बता रहा हूँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे, पानी मैंने इसमें भरा, एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो इस ग्लास से टकराए, यहाँ पे ठंडा था तो उन्होंने भी अपनी एनर्जी लूज की, काइनेटिक एनर्जी लूज की, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो यहाँ पे आ गए। तो वो बाहर के वाटर ड्रॉपलेट्स से जो यहाँ आते हैं। सेम थिंग आपने कभी फ्रिज खोला होगा तो देखा होगा, उसको तो मैं धुआं ही कहता था बचपन में, अब मुझे समझ में आया वो क्या होता था। जब हम फ्रिज खोलते हैं तो बाहर की जो गर्म हवा जाती है अंदर, वो अंदर जाती है, हम्म अंदर ठंडा रहता है तो वो अपनी एनर्जी छोड़ देती है, और वो जो हमें हवा दिखती है ठंडी ठंडी लगती है,
वो कुछ नहीं होते, बाहर के वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो हमें दिखते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो कोई गैस नहीं होती है ना। सेम थिंग है आइस कोल्ड वाटर, है ना। सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर, मतलब आप गिलास में कुछ पानी डालो ठंडा ठंडा, soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler, the water vapor present in the air, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती, वही मैंने बोला, जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, कमिंग इन कांटेक्ट विथ कोल्ड ग्लास वाटर लूजेस द एनर्जी, तो एनर्जी अपनी लूज कर देते हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, वही वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना। अब एक चीज ये भी पढ़ लीजिए, प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर, प्लाज्मा क्या होता है, the super energetic and super excited particles. These particles are in the form of ionized gases. The fluorescent tube and neon sign bulbs. तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब क्या, आपकी ट्यूबलाइट जो होती है उसमें गैसेस होती हैं। गैसेस कैसी कैसी होती है, हीलियम होती है ना। फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होती है, कुछ अदर गैस होती है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो गर्म होती हैं गैसेस, वो जब गर्म होती हैं गैस तो क्या होती हैं, ग्लो करने लगती हैं, आयोनाइज, द गैस गेट्स आयोनाइज्ड एंड गेट चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनटू इट, द चार्जिंग अप, तो वही कह रहा है प्लाज्मा ग्लो करने लगता है, तो क्या है प्लाज्मा ग्लोइंग इट, है ना। जैसे एक प्लाज्मा टीवी भी आती थी पहले, प्लाज्मा ग्लो स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, जैसे गैस रहेगी वैसा होगा। द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपके सामने, क्यों ग्लो करते हैं, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, प्लाज्मा की वजह से ग्लो करते हैं। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, इसलिए इसलिए द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार, हाँ तो हाई टेम्परेचर रहता है तो प्लाज्मा क्रिएट होता है, बस ये कहना था। अब एक चीज और आती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, हैड इन्होंने क्या किया, इन्होंने और बोस ने मिलके, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया, है ना। ये क्या होती है, कूलिंग, गैस कूल करने पे होती है, और एक्सट्रीम लो डेंसिटी, डेंस नहीं होती, है ना, सॉरी, अबाउट 100,000 डेंसिटी ऑफ एयर टू सुपर लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में करके ग्लो करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ये फॉर्म है, जैसे हमने पढ़ा था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेजरली ये तीन है। इसके अलावा क्या है, एक स्टेट प्लाज्मा स्टेट है, इसके अलावा क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेज, है ना। जैसे क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेज, ये एस एन बोस, सॉरी। एक चीज और है, एस एन बोस को तो आप जानते हैं, जेसी बोस को आप जानते हैं, जेसी बोस कौन है आप बता दीजिएगा। जेसी बोस मैं ही बना देता हूँ, वो एक बोटेनिस्ट थे, उन्होंने क्या इजाद किया था, प्लांट कम्युनिकेशन। एक गाना आपने सुना होगा, हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम, कैलाश खेर जी का, बहुत अच्छा गाना है वो। उन उसमें इनका भी है, सुनिएगा आप जाके, प्लांट कम्युनिकेशन के बारे में जेसी बोस ने बताया था। तो कंफ्यूज मत करिएगा एस एन बोस और जेसी बोस के बीच में, है ना, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 हुआ क्लास 9 का, इसी तरह हम हर एक एक चैप्टर करेंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा, लाइक करिएगा, और ये